डीएसए कर रहा है, एमएल भी कर रहा है, एक रिमोट इंटर्न भी चल रही है, तो रेज्यूमे भी बनता रहता है। तो आगे जाते हुए आपको जॉब में दिक्कत होगी, चाहे आप फ्रेशर हो या आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो। तो खुशखबरी, जो C++ का प्रोग्राम है दैट इज नॉट फॉर ओनली गर्ल्स। तो हेलो एवरीवन, कार्तिक भैया दिस साइड। आज मतलब एक बहुत स्पेशल डे है। आज हमारे पास हमारा एक स्टूडेंट है जिसने रिसेंटली उबर क्रैक करी है। तो उबर एक ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्रैक करना चाहते हैं। तो लेट मी इनवाइट श्यामल नारंग। तो श्यामल, हेलो सर। तो श्यामल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ही हैज क्रैक्ड रिसेंटली उबर की 6 मंथ की इंटर्नशिप एंड होपफुली पीपीओ वाली चीज भी रहेगी। और श्यामल, सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार बच्चे जो हमें देख रहे हैं जिनकी ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन होती है उबर और फैंग कंपनीज, तो एक बार बताओ यार, जब स्टार्ट किया था शुरू में तो क्या जर्नी रही जिसके चलते आपको लगता है कि यार मैं उबर में एंट्री ले पाया? तो सर फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज में, मैं डीटीयू से हूँ, तो फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एंटर किया तो मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स कोडिंग ब्लॉक से एसोसिएटेड थे। वो लोग प्रैक्टिस करते हुए दिखते थे मुझे, लीड कोड एंड ऑल, एंड मीन्स उनकी बात हुई मेरी उनसे एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऐसे एक इंस्टीट्यूट है कोडिंग ब्लॉक्स करके। एंड मैं कोडिंग ब्लॉक्स को पहले से ही जानता था क्योंकि मैं खुद वीएमसी से हूँ। सो दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू कोडिंग ब्लॉक्स एंड मेरा भी इंटरेस्ट था कि मैं थोड़ा कोडिंग स्टार्ट करूँ क्योंकि मैंने स्कूल में कभी किया नहीं था। तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूट। और मैंने आके एक्सप्लोर किए यहाँ पे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या डोमेन्स हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो फिर पहला ईयर में जब एंट्री ली थी तो मेरे को जो मैक्सिमम लोग पूछते भी हैं, यार हम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे को तो कोडिंग का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। तो तुम्हारी जर्नी क्या रही, कब स्टार्ट करी कोडिंग, कैसे तुम अपने उबर तक पहुंचे? तो अगर वो एक ब्रीफ ओवरव्यू दे सको तो बढ़िया रहेगा। तो मेरी 11th और 12th में मेरे पास कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट ही नहीं था। मैं फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट था, तो मेरे को कोडिंग का सीन ही आता तो था। फिजिकल एजुकेशन लेने का रीजन वाज कि पीसीएम में फोकस कर पाओ या पीसीएम में फोकस कर पाओ। अच्छा, ओके, ठीक है। तो कॉलेज में क्योंकि देखा इतने लोगों को एंड मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया एंड पेरेंट्स बहुत कन्विंस थे जब उनकी बातचीत हुई यहाँ पे। और मैंने अपने ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के एंड में यहाँ पे अपना डीएसए का कोर्स स्टार्ट किया एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उस डीएसए के कोर्स में एज टॉपिक्स प्रोसीडेड और बहुत क्वेश्चंस किए तो मेरे को ग्रेजुअली अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ। एंड वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि हाउ टू प्रैक्टिस योरसेल्फ एंड एक इनिशियल बेस। तो फर्स्ट ईयर के एंड में तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता था कि यार मैं तो लेट हो गया, मेरी तो गई सारी अपॉर्चुनिटी? तो उस टाइम पे माइंड स्टेट क्या होती है एक स्टूडेंट की जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जो फर्स्ट ईयर पे स्टार्ट करता है? तो तुम्हारा क्या गोल था उस टाइम पे? तो कई लोगों को देख के सर्टेनली लगता था कि लोग एक साल में ही इतनी आगे बढ़ गए, क्योंकि बहुत लोगों ने जेई के बाद से डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं थोड़ा सा लेट था, बट जो कोर्स था वो विद इन स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स आपको सब कुछ कवर करवा देता है। तो मेरे बेसिक्स बहुत क्लियर हो गए थे, मैं खुद क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया था। तो आफ्टर द स्पैन ऑफ दिस 3 मंथ्स ऑफ द कोर्स थिंग्स सॉर्टेड आउट फॉर मी। देन उसके बाद जब डीएसए का कोर्स खत्म हुआ तो उसके बाद तुमने क्या सीखा, क्या किया जिसके चलते तुम्हें लगता है कि यार उबर में पहुंचने के लिए मेरे को इस चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प करी? तो एक बारी डीएसए मेरा एक बहुत बेसिक बेस बिल्ड हो गया था। मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, सीपी एक्सप्लोर करना शुरू किया, बट मेरा इंटरेस्ट था कि मैं थोड़े और एरियाज एक्सप्लोर करूं। तो एमएल वाज द साइड व्हिच आई प्रोसीडेड ऑन विद। मैंने बेसिक कोर्सेज से स्टार्ट किया, एमएल प्रिपेयर करी, प्रोजेक्ट्स किए एंड एमएल का भी एक बेस बिल्ड किया आफ्टर डूइंग डीएसए। ठीक है। तो अब जो ये उबर आपको मिली, वाज इट ऑफ कैंपस या ये ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी? तो उबर मेरे लिए एक ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी थी। Okay. और क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में इतना कोडिंग और एमएल पे फोकस कर रखा था, तो इसने मेरे को बहुत हेल्प किया, मेरे रिज्यूमे को बूस्ट किया। तभी मेरा रिज्यूमे ऑफ कैंपस सिलेक्ट हुआ, नहीं तो ऑफ कैंपस में तो इतने बच्चे अप्लाई करते हैं, रिज्यूमे सिलेक्शन जब तक स्ट्रॉन्ग बेसिक्स ना हो और प्रोजेक्ट्स ना हो बहुत मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा जो मैं लोगों को देखता हूँ, जैसे आप रिज्यूमे की बात बता रहे हो, तो हर कोई क्या करता है, अरे डीएसए वो तो मेरी एक्सपर्टीज है, फिर आता है यार सीबी लिख देता हूँ। अब कॉलेज में मैंने जावा भी पढ़ी है, एमएल तो सभी लिख रहे हैं तो मैं भी लिख ही देता हूँ, फिर पाइथन भी लिख देता हूँ, होता है ना थोड़ा थोड़ा सब हम ये सारी स्किल्स अपने रिज्यूमे में डाल देते हैं। तो ऑफ कैंपस रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के लिए क्या ऐसा लगता है आपको कि यार मेरे रिज्यूमे में मैंने ये चीज प्रेफरेबली ध्यान रखी थी जिसके चलते मुझे लगा कि भाई मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है? तो रिज्यूमे के 2 सेक्शंस मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है एक्सपीरियंसेस और एक है प्रोजेक्ट्स।
सो एज सुन एज आप किसी टेक स्टैक में एक बेस बिल्ड कर लेते हो, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि किसी भी इंटर्नशिप के थ्रू आप एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करो, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो, ताकि आपका एक्सपीरियंस सेक्शन रेज्यूमे में भरना शुरू हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कॉलेज से ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस वाला सेक्शन हमेशा खाली रहता है, उनके पास सिर्फ प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे बहुत फोकस करें। ओके, तो अब उबर के बारे में पता कैसे चला कि भाई उबर है और ऑफ कैंपस है, और उसके अंदर क्या क्या राउंड्स थे जो उबर ने आपको चेक किया जिसके बेसिस पे यू गॉट सिलेक्टेड इनटू उबर? तो सिंस उबर केम टू आवर कॉलेज सेकेंड ईयर में C++ प्रोग्राम होता है, तो मेरे को वहाँ से उबर के बारे में पता चला था कि स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो रहे हैं सेकेंड ईयर में भी उबर में, और मेरे कुछ फ्रेंड्स गए भी थे। तो C++ में लड़के भी अलाउड है? एक लड़का सिलेक्ट हुआ था हमारे कॉलेज से C++ में, तो भाई बिकॉज उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था तो वो सिलेक्ट हुआ था। तो खुशखबरी, जो C++ का प्रोग्राम है दैट इज नॉट फॉर ओनली गर्ल्स, लड़के भी उसमें जा सकते हैं। फिर 4th ईयर तक आते आते ऑफ कैंपस मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने फिल आउट किया, एंड फिर मेरे को OA का लिंक आया। OA सिर्फ DSA बेस्ड नहीं था, SQL बेस्ड भी OA था, एप्टीट्यूड बेस्ड भी OA था। तो वंस आई क्लियर्ड द OA देन इट केम टू द इंटरव्यू राउंड्स। ओके, तो पहला राउंड जो OA का था उसमें SQL, एप्टी और कोडिंग भी थी। कोडिंग के कितने क्वेश्चंस थे और कितना टाइम स्पेन मिला था हमें वो कंप्लीट करने को? DSA का एक क्वेश्चन था, SQL कोडिंग का भी एक क्वेश्चन था, बाकी MCQ क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड से रिलेटेड और SQL से रिलेटेड। ओके, तो अब जब ये राउंड क्लियर हुआ, इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड था, DSA का क्वेश्चन याद है वैसे कि उन्होंने पूछा था, तो क्या पूछा था? क्वेश्चन तो याद नहीं है मेरे को, बट एक डिसेंट लेवल का क्वेश्चन था कि एक बार आप अगर बेसिक्स प्रिपेयर कर लेते हो सारे, तो यू कैन आंसर दोस क्वेश्चंस इजीली। टॉपिक याद है कि टॉपिक इस टॉपिक से था या वो भी ट्रीज रिलेटेड? ट्री और ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, अब जब फर्स्ट राउंड निकला, तो फर्स्ट राउंड के बाद नेक्स्ट जो राउंड था वो किस चीज पे था? तो मेरे सारे राउंड्स ही एक ही दिन में हुए थे। जैसे सुबह एक हुआ, फिर मेरे को HR ने बोला कि वेट करो 2 घंटे बाद एक और राउंड है, फिर वेट करो 2 घंटे बाद एक और राउंड है। तो सारे राउंड्स एक ही दिन में हुए थे। और टेक्निकल राउंड्स के बाद जो मेजर फोकस मेरे राउंड्स का था वो था सिस्टम डिजाइन रिलेटेड और केस स्टडी रिलेटेड। तो बिकॉज आई वाज जॉइनिंग एज अ साइंटिस्ट इंटर्न देयर, तो केस स्टडीज पे बहुत फोकस रहता है उनका, क्योंकि उबर इज अ वेरी डेटा इंटेंसिव कंपनी और वहाँ पे डेटा से इंसाइट्स निकालना और उसको नए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो रिक्रूटर का मन होता है कि वो आपके अंदर से निकाल पाए कि आप नए आइडियाज सोच सकते हो प्रॉब्लम्स के लिए। तो मतलब सिस्टम डिजाइन सब जगह अब घुस रहा है। सिस्टम डिजाइन हर जगह है। सिंस यू हैव बीन इनटू मेनी प्लेसमेंट्स, बाकी मतलब कॉलेज के प्लेसमेंट्स में तुम बैठे थे या फिर उससे पहले ही यू गॉट इनटू दिस? तो मैं कॉलेज के प्लेसमेंट्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया था, मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं ऑफ कैंपस दिए हैं। तो मतलब ये जैसे कमाल है, मतलब ज्यादातर लोग ऑफ कैंपस छोड़ के ऑन कैंपस देखते हैं, बट आई थिंक यू वर मतलब कॉन्फिडेंट इनफ और तुम्हारे पास टैलेंट था, तो यू वेंट फॉर ऑफ कैंपस बिफोर कॉलेज के अंदर चीजें स्टार्ट होती। तो अब जितने कॉलेज के अंदर आपने प्लेसमेंट्स देखे हैं, तो क्या लग रहा है कि भाई बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बिकॉज हर कोई कह रहा है यार AI तो जॉब खाएगा, तो व्हाट डू यू थिंक कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी आज के टाइम में अगर किसी को उबर जैसी कंपनी में एक जॉब चाहिए? तो मेरे को लगता है कि अगर AI आएगा भी तो वो कोर कोडिंग साइड में है, बट सिस्टम डिजाइन एक ऐसी चीज है जो AI नहीं कर सकता। वो जब तक आपके बेसिक्स उसमें बिल्डअप नहीं होते तब तक बहुत प्रॉब्लम है। और सिस्टम डिजाइन मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिया ना, मेरे को लगता है कि 1 राउंड या 2 राउंड एटलीस्ट सिस्टम डिजाइन रहता ही है। अगर टेक्निकल राउंड भी है ना, वो सिस्टम डिजाइन बीच में घुसा ही देंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर बंदा सोच पा रहा है कि कैसे डिजाइन करनी है चीजें, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो LLD और HLD जैसे लो लेवल डिजाइन होता है और हाई लेवल डिजाइन होता है, तो एज अ फ्रेशर तो उनसे क्या ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है? और कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो आपको लगता है ये तो हर बार आता ही आता है, चाहे आप किसी भी प्लेसमेंट में बैठे, क्योंकि सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो बैठ रहे हैं, तो क्या रहा उसमें? मतलब एक डायरेक्शन जो रिक्रूटर्स या इंटरव्यूज बहुत फोकस करते हैं, अगर आप कोई सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनका स्केलेबिलिटी पे बहुत फोकस रहता है कि अगर आप कुछ बनाओगे तो उसे स्केलेबल कैसे करोगे। स्केलेबिलिटी में जो भी एरियाज कवर होते हैं उन सबकी बहुत डीप नॉलेज रहनी चाहिए आपको। स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी मेरे को लगता है सिस्टम डिजाइन में ये 2 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और अगर आपका इन पे बेसिस बिल्ड है तो इंटरव्यूज आसानी से हो जाते हैं। तो जो एक मतलब सोने पे सुहागा वाली चीज मुझे लगती है कि यू वर लकी इनफ कि आपने DTU से करा, फिर यू वेंट टू सिंगापुर, है ना, NUS में। मतलब काफी सारे लोगों का ड्रीम होता है कि यार मेरे को भी यहाँ जाना है, एंड आई होप ऐसे बहुत सारे और अकम्पलिशमेंट्स होंगे दैट यू हैव अचीव्ड।
तो यार इनमें जाने के लिए जो वो लोग देखते हैं एमएल का पार्ट और वर्सेस आपने जो यहाँ पे देखा, तो क्या दिखा आपको उन दोनों जगह पे, एनयूएस में और डीटीयू में? पहले कैंपसेस में क्या आपको डिफरेंस दिखा, फिर लर्निंग जो हुई वो सबसे ज्यादा कहाँ थी? तो मैं पहले लर्निंग पे फोकस करूंगा, सिंस मैंने आपको बताया कि डीएसए करने के बाद मैंने एमएल पे भी काफ़ी फोकस करा। तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स गो टुगेदर और बहुत हेल्प करती हैं अगर आप एमएल को भी साथ साथ फर्स्ट सेकंड ईयर से लेके चलो। क्योंकि बहुत कंपनीज में जूनियर लेवल पे एमएल के लिए हायरिंग नहीं होती, बट रिसर्च इंटर्नशिप्स हो गई या प्रोफेसर्स के साथ अगर काम करना है तो प्रोफेसर्स प्रेफर करते हैं कि यंग स्टूडेंट्स जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हैं वो उनके साथ काम करें। एंड इन जनरल मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग प्रोफेसर्स के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया एमएल में। ओके, तो फिर अब मतलब क्या डिफरेंस दिखा एनयूएस और डीटीयू में? उन कॉलेजेस में लोगों का बहुत फोकस रहता है रिसर्च साइड में, और इंडियन कॉलेजेस में लोगों का बहुत फोकस रहता है कि कंपनीज में जाके वो काम करें और कंपनीज में रिसर्च को प्रमोट करें। बट दूसरी साइड अगर आप बाहर जाओ तो लोगों का होता है कि प्रोफेसर्स के साथ लैब्स में बैठ के हम काम करें, उनका जॉब इतना फोकस नहीं रहता है। तो मतलब मजा आया, मतलब हाँ, सिंगापुर का मजा एक्सपीरियंस क्या था? तो 2-3 months were like amazing for me। एक दूसरी कंट्री में जाना, एक्सप्लोर करना। आई मेड अ लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स हु आर स्टिल कनेक्टेड विद मी। बहुत सारे लोग आगे हायर एजुकेशन परस्यू करने गए अलग अलग जगह, बहुत अलग अलग कंपनीज में लगे। तो एक बहुत ही होलिस्टिक एक्सपीरियंस था। अपना पैसा कैसे मैनेज करना है एक अलग जगह में, खाना पीना कैसे मैनेज करना है, मतलब एक्सपोजर मिला, बहुत नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो गई, एंड नाउ यू हैव पीपल इन टच विद यू जो इंटरनेशनल लेवल पे इस चीजों पे काम करते हैं। ट्रू ट्रू। तो इसके अलावा भी कोई ऐसी चीजें थी दैट यू वेंट फॉर, और भी कहीं रिसर्च इंटर्नशिप्स आपने करी थी? तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो स्टार्टिंग में बहुत इजी नहीं होता कि आप कोई फॉरेन इंटर्न ग्रैब कर लो। तो मैंने स्टार्ट किया था रिमोट इंटर्नशिप्स अनपेड। तो कई प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ढूंढ रहे होते हैं कि उनके साथ, उनके पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ काम करें या उनके साथ काम करें। तो फर्स्ट गोल एक स्टूडेंट का होना चाहिए कि वो रिमोट इंटर्न्स हैक करे, साथ साथ डीएसए कर रहा है, एमएल भी कर रहा है, एक रिमोट इंटर्न भी चल रही है, तो रेज्यूमे भी बनता रहता है और उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहता है। तो मैं मानता हूँ जैसे अनपेड इंटर्नशिप, अब कोई 4th ईयर वाला सुन रहा हो तो ग्रेजुएट हो चुके हो तो मत जाना, देन डेफिनेटली एम फॉर अ जॉब। अब जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बात बोली, इट इज सुपर सुपर टफ फॉर एनीबॉडी टू स्टार्ट। तो वो जो रिमोट इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे थे और जिस तरीके से आगे प्रोसीड कर रहे थे, तो वो कहाँ से, मतलब यू अप्लाइड, कहाँ से यू रीच्ड आउट, कैसे पता लगा कि यार ये प्रोफेसर है जिसको मैं रीच आउट करूंगा तो ये मुझे बुला सकता है, या सिंगापुर का भी पता तो चला, तो कैसे चला? तो बहुत सिंपल अप्रोच है ये। इंडियन प्रोफेसर्स, आईआईटी के प्रोफेसर्स और बाहर के प्रोफेसर्स सबके लिए काम करती है। आप उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाओ, एक फैकल्टी सेक्शन होगा, फैकल्टीज देखो, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके रिसर्च एरियाज वो वेबसाइट्स पे ही पब्लिश करके रखते हैं। तो जिन एरियाज में आपका इंटरेस्ट है वहाँ के प्रोफेसर्स ढूंढो, उनकी ईमेल्स निकालो और उनके लिए पर्सनलाइज्ड ईमेल्स उनको सेंड करो। अगर इंटरव्यू सेटअप होते हैं तो इंटरव्यूज में बताओ कि हम आपके साथ क्यों काम करना चाहते हैं। क्योंकि यूजुअली प्रोफेसर्स ने पास्ट में भी कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स करे होते हैं, पब्लिकेशंस होती हैं उनकी, उनके थ्रू एक बार आप गो थ्रू करो कि क्या वो आपसे अलाइन होती हैं या आपने सिमिलर कुछ कर रखा है, तो बहुत इजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए फिर। ओके, तो अब जैसे यू हैव अचीव्ड दिस, मतलब इतनी सारी चीजें अचीव करी हैं, तो फाइनली अब लगता क्या है, मतलब व्हाट डू यू थिंक यार आगे जाके मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? बिकॉज पहला स्टेप इज टू क्रैक, अब हो गया क्रैक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपको लगता है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी एक आपके पॉइंट से भी, कि आगे जाके व्हाट डू यू वांट टू डू, मतलब अगर कोई बोलता है तो? मतलब मैं चाहे जॉब में रहूं या रिसर्च साइड में रहूं, मेरा हमेशा गोल रहता है कि जो जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो जो न्यू चीज़ें आ रही हैं, जो नई रिसर्च आ रही है, उस पर अप टू डेट रहें। क्योंकि आजकल इवन इन कंपनीज अगर आपको एआई की नॉलेज नहीं है या आपको पता नहीं है कि इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो जो न्यू टूल्स आ रहे हैं उनसे यूज टू हुए, उनसे प्रोजेक्ट्स बनाने में आप अपने आप को एफिशिएंट बनाइए। क्योंकि कई कंपनीज का आजकल प्रोसेस ऐसा हो गया है कि वो आपको एक टास्क दे देंगी, आप वो टास्क कंप्लीट करो और आगे के सारे इंटरव्यूज उस टास्क पर रिलेटेड होंगे, सारा सिस्टम डिजाइन उस टास्क से रिलेटेड होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको क्या लगता है, सिंस यू हैव वर्कड इन वेरियस डोमेन्स, जो 2026, 2027 या आगे जाके 2030 में भी आपको लगता है कि यार ये तो बेसिक नीड बन जाएंगे किसी भी एक स्टूडेंट के लिए या किसी भी एक जॉब सीकर के लिए? तो सर, जैसे हम लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे सिलेबस सीबीएसओटी का बनाते हुए, तो आज के टाइम में मेरे को लगता है कि डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब डेवलपमेंट आप साथ बाय साथ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए।
ML पे फोकस करिए, AI पे फोकस करिए, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों पे फोकस करिए, एक दो डोमेन्स पिकअप करके उनमें डीप घुस जाइए कि 4 साल बाद आपसे बेटर कोई ना हो उन एरियाज में। तो मतलब बिल्कुल सही बात है, मतलब मैं भी ये मानता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारी चीजें एक साथ उठा लेते हैं। तो डीएसए भी चल रहा है, सीपी भी चल रहा है, उसके साथ वेब भी कर रहे हैं, थोड़ा ब्लॉकचेन भी पकड़ लिया, कुछ कुछ पकड़ लिया। तो आई थिंक ही हैज सेड इट परफेक्टली कि भाई एक डोमेन ऐसा होना चाहिए जिसमें यू आर एन एक्सपर्ट, कि उसका आपको सब पता है, इसके अंदर कुछ भी पूछना है मेरे से पूछ लो। मेरे ख्याल से उससे भी लग जाती है, कोई सीपी में 2100 रेटिंग अगर ले लेता, मास्टर बन जाता है, तो उसको लग जाती है जॉब भाई, कोई दिक्कत नहीं आती। और मतलब अगर किसी की सीपी पे रेटिंग है 1100, उसने वेब के एक आधे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, आगे के एडवांस टेक नहीं करा, ओपन सोर्स नहीं करा, है ना, ब्लॉकचेन पढ़ लिया थियोरेटिकली, तो उसको जॉब लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो कॉलेज के अंदर मतलब सेंस मतलब दो चीजें होती हैं, एक तो इतना सारा आपने अपने करिकुलम के अंदर रिसर्च इंटर्नशिप का डाल लिया, फिर कॉलेज का भी पार्ट होता है, तो ये मैनेज जो करना होता है, तो तुम कैसे मैनेज करते थे? ऐसा होता था क्या घर आके मतलब फिक्स टाइम है भाई, बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है, किस तरीके से यू यूज्ड टू स्टडी? तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, वो बहुत इधर उधर घूमना, मतलब फर्स्ट ईयर तक ठीक रहता है, बट सेकंड ईयर से आपको सीरियस होना पड़ता है, क्योंकि जॉब मार्केट भी बहुत आसान नहीं है आज के टाइम में। तो आपको मल्टीपल स्किल्स को साथ साथ लेके अपना टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे आप कॉलेज से छुट्टी लो या कुछ भी करो, अगर आप क्लास नहीं जा रहे हो तो आप किसी ऐसी जगह पे होने चाहिए जो क्लास से बेटर है। मतलब आप अब मतलब मैक्सिमम देखो, मतलब हर किसी के लर्निंग का स्पीड, है ना, ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होता है। तो श्यामल का था, उसने फर्स्ट ईयर के एंड में स्टार्ट करा एंड ही वाज एबल टू डू इट। अगर ही वुड हैव नॉट स्टार्टेड, तो होपफुली आज हम शायद यहाँ पे इंटरव्यू ना कर रहे होते, और शायद सिचुएशन वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। तो जैसे ही पता लगता है मेरे को, मतलब ऐसा पर्सनली फील होता है, जैसे यू नो कि करना है, स्टार्ट डूइंग इट, डोंट वेट, क्योंकि तुम्हारे लिए नोबडी केयर्स। अगर तुम अपने बारे में चिंता नहीं करते तो दूसरा क्यों मतलब वुड केयर अबाउट यू। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे एआई जॉब खा रहा है एंड यू वर द पार्ट ऑफ द कंपनी जो प्रोबेबली एआई पे बहुत हैवी स्पेंड कर रही है, बिकॉज आई गॉट टू नो 3-4 बिलियन डॉलर के फंड्स थे जो लोगों ने 4 महीने में एग्जॉस्ट कर दिए, साल का बजट जो था। तो व्हेन यू वेंट देयर, तो आपको वहां के लोगों से बात करके, इंजीनियर्स से बात करके, या जो भी मैनेजर्स थे उनसे बात करके क्या लगा कि आर दे लुकिंग टू हायर पीपल और दे आर गोइंग टुवर्ड्स कि भाई हटाओ लोग, एआई लेकर आओ? लोगों को तो हायर कर ही रहे हैं वो, उनका एक एम है कि स्टूडेंट जो नया आ रहा है या जो भी नया एम्प्लॉय आ रहा है वो टूल्स को यूज कर सके। उनका ये नहीं है कि टूल्स पूरी तरीके से एम्प्लॉय को रिप्लेस कर देंगे, उन्हें ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो इन टूल्स के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कंपनी के अंदर जाके मैंने देखा। और हाँ, इंजीनियर्स खुद कोड नहीं लिख रहे हैं, बट उस कोड की प्रॉपर स्क्रूटिनाइजेशन होती है कंपनी के अंदर, और आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप ये अप्रोच क्यों कर रहे हो और बाकी अप्रोचेस क्यों नहीं कर रहे हो। तो मतलब ऐसा हो गया है, इसको कह सकते हैं कि भाई अगर आप लोग इंडस्ट्री में एंटर हुए और एआई टूल्स का यूज करके प्रोडक्शन रेडी कोड नहीं लिख सकते हो, तो आगे जाते हुए आपको जॉब में दिक्कत होगी, चाहे आप फ्रेशर हो या आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो। इसका मोटा मोटा यही मतलब निकलता है कि बेसिक्स आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे एआई यूज करो या ना करो। डीएसए अपना स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करके, सिस्टम डिजाइन स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करके, फिर यही लोग आगे जाके एआई से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट निकाल पाते हैं। ओके। तो अब जैसे उबर के अंदर आप गए, तो उबर के अंदर जाके आपने ऐसी क्या चीज थी जो डिफरेंट एक्सपीरियंस करी? सिंस यू हैव गॉन फॉर अनपेड इंटर्नशिप्स, यू हैव गॉन फॉर उबर की इंटर्नशिप, तो कुछ डिफरेंस दिखता है? मतलब ऑफ कोर्स मतलब कंपनी में लोग तो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे, तो लर्निंग आपको क्या लगा उबर में जाके? आपकी कितनी ग्रो करी, एंड जो बनाया था वो यूज हो रहा है या अभी अंडर काम चल रहा है उस पर भी? तो जो मैंने बनाया था वो डिप्लॉय हो रहा है 2 कंट्रीज में, इंडिया और ब्राजील में काफी बड़ा डिप्लॉयमेंट हो रहा है उस प्रोडक्ट का। ओके। एंड इन जनरल कंपनी और एक रिसर्च लैब में बहुत डिफरेंस रहता है कि कंपनी में आप अकाउंटेबल होते हो, हर वीक आपकी मीटिंग्स होती हैं कई लोगों के साथ, हायर मैनेजमेंट के साथ। आप जो भी काम करते हो आपको बहुत प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, और उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग को आंसर करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मतलब चलो ओवरऑल एक्सपोजर मिला, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब जैसे जो लोग आ रहे हैं, जैसे अब ऑफ कोर्स सिंस हम भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग भी अपने स्टूडेंट्स से ही पूछते हैं भाई क्या चल रहा है, जो आजकल इंडस्ट्री में पूछा जा रहा है, जिसके चलते हम अपने करिकुलम में वो चीजें इन्वॉल्व करते रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक फ्रेशर को आज के टाइम पे चाहिए टू गेट हायर्ड
इन द टॉप ऑर्गेनाइजेशन और इवन जो बेसिक स्टार्टअप्स भी आजकल लॉन्च हो रखे हैं उनमें? तो डीएसए अभी भी मेरे को लगता है कि बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है हर कंपनी की हायरिंग में। एक दो राउंड्स तो उससे रिलेटेड होते ही हैं। तो स्टार्ट करते ही मतलब कॉलेज में घुसते ही यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग डीएसए, आप प्रिपेयर करना शुरू करें। अगर आपका डीएसए टाइम पे खत्म हो जाता है, सीपी पे भी फोकस करें थोड़ा बहुत, एंड साइड बाय साइड एक अदर स्किल भी आप पिकअप करें, बी एट साइबर सिक्योरिटी, बी एट एमएल, जिसमें आप डीप जाके ट्राई करें कि एक आधी इंटर्नशिप या एक दो प्रोजेक्ट्स आप उस एरिया में भी कर लें, ताकि आपके पास मल्टी डोमेन एक्सपीरियंस हो जाए और कल को इंटरव्यू में आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ हो इंटरव्यूअर को। ओके, तो जैसे आप कहीं और अप्लाई करते हो तो मतलब डू यू फील कि यार वो रिसर्च इंटर्नशिप्स जो करी थी तो डू दे हेल्प अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई करता है, या यू फील नहीं उसका एक्सपीरियंस दे डोंट कंसीडर दैट मच? नहीं, मेरे को लगता है कि बहुत हेल्प करता है। मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं उसमें रेज्यूमे के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उन पे बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग मैंने आंसर करी है, और लोग इम्प्रेस भी होते हैं अगर आपने कुछ ऐसा कर रखा है जो बाकी क्राउड से अलग है। देखो भाई, सक्सेस की बात तो हर कोई करता है, तो अब बात करते हैं जब आप रिजेक्ट होते हो तो दैट इज द डीमोटिवेशन फेज जो एक चलता है, मतलब सेल्फ डाउटिंग फेज जो चलता है। तो तुम्हारे पास भी वो आया था या यू वर लकी इनफ कि नहीं भाई जिसमें बैठे एकदम सारी जगह स्मूथ जर्नी हुई और क्लियर होते चले गए? नहीं सर, मेरे को अब काउंट ही नहीं पता है कि मैं कितनी जगह से रिजेक्ट हूँ, मतलब बहुत सारी। मेरे को लगता है जितनी एप्लीकेशन मैंने भरी होंगी उतनी और किसी स्टूडेंट ने मेरे कॉलेज में नहीं भरी होंगी। ऑन कैंपस भी बहुत रिजेक्शंस मैंने देखे हैं और ऑफ कैंपस भी बहुत रिजेक्शंस देखे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं फॉर्चुनेट था काफ़ी कि जो भी मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिली वो एट पार थी एज कम्पेयर टू जिनसे मैं रिजेक्ट हुआ था। सबसे ज्यादा बुरा कौन से रिजेक्शन पे लगा था कि यार ये तो नहीं, ये चला गया, थोड़ा मतलब लगता है ना कि ज्यादा बुरा लग रहा है यार ये गलत हुआ था? कई फैन कंपनी थी जहाँ पे मैंने अप्लाई किया और विद इन 5 मिनट्स मेरे को मेल आ जाती थी कि आप रिजेक्टेड हो, तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था कि रिज्यूमे भी नहीं देखा क्या किसी ने, इतनी जल्दी कैसे कोई रिजेक्ट हो सकता है। तो फिर मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट भाई, जब अप्लाई कर रहे हो तो एटीएस स्कोर मैटर्स, क्योंकि ह्यूमन तो नहीं कर सकता अगर 5 मिनट में रिजेक्शन आ रहा है। तो एटीएस के मतलब टूल्स लगे हुए हैं दैट स्क्रैप योर रिज्यूमे। तो जैसे मैं गूगलर्स से भी जब बात करता हूँ तो दे से भाई 60% आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है अगर पहले आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो सारा का सारा कलेश मचा रहता है। यू कीप ऑन अप्लाइंग, तो अगर दिख रहा है किसी को कि रेज्यूमे रिजेक्ट हो रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड भाई जो लिख रखा है रेज्यूमे में उसको चेंज करो, एटीएस स्कोर ठीक करो एंड देन कीप अप्लाइंग, और किसी से वेरीफाई करा लो। मतलब सच है श्यामल, तो इनका हम लिंक्डइन वगैरह दे देंगे और आप जाके इनको डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, एंड मतलब बढ़िया है और आपको जो एक्सपोजर और लर्निंग मिलेगी इनके साथ, मतलब दैट विल बी नेक्स्ट लेवल। तो व्हाट डू यू थिंक भाई 2026, 27, 28, 29, 30 आगे जाते हुए ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करना शुरू कर देंगे, since now you are at the development or engineering end of the things, not just learning part? सो सर, जैसे हम CBSOT कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का जब हम सिलेबस मैं भी एक बार गो थ्रू कर रहा था, आपने मेरे को इनवाइट किया था एक बार सिलेबस देखने के लिए, तो वहीं पे मैंने नोटिस किया था कि हम AI को फोकस में रखें, आज के टाइम में ML पे फोकस करें। ML के अलग अलग डोमेन्स है, NLP हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, उस पे फोकस करें। साथ में अपना DSA को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलें, थोड़ी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी उसमें रखें, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे चल के भी, क्योंकि आजकल भी कंपनीज वांट दिस काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर न्यू स्टूडेंट्स। तो मतलब एट द एंड आई वुड से मतलब कि भाई ये इंटरव्यू से आप लोगों को पॉडकास्ट से समझ आया होगा कि आगे जाते हुए कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है। डीएसए और डेवलपमेंट, DSA स्टार्टअप और एमएनसी, स्टार्टअप, रिमोट वर्क और ऑफिस, रिमोट, ग्राफ और डीपी, DP, फ्रंट एंड और एमएल, ML, मैकबुक और विंडोज, मैकबुक, हार्डेस्ट इंटरव्यू राउंड एट उबर, सेकेंड राउंड, मोस्ट डिफिकल्ट डीएसए टॉपिक, ग्राफ्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बिगेस्ट प्रिपरेशन मिस्टेक, लेट स्टार्ट करना, लक और हार्ड वर्क, लक, वन स्किल्स एवरी सीएससी स्टूडेंट शुड लर्न, DSA, reason for you to get selected at Uber, ML। and again I would like to thank Shyamal for coming and इतना टाइम देने के लिए to guide our students and help us as well. तो congratulations Shyamal, मतलब थैंक यू, wishing you all the very best, मतलब और आगे जाओ मेटा के अंदर, होपफुली CEO VO बनो एंड हमारे स्टूडेंट्स को मेटा में इंटर्नशिप दो आगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।